हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली थी कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कब की और सेल कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स एंड द सेकंड वन इज़ एनिमल्स। दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन उन्हें हम प्लांट और एनिमल्स में दो तरीके से, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। टिपिकली एक सेल के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही बात है। सेकंड वन इज़ साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फ्लूइड जैसा भरा होता है, तरल पदार्थ। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ये एक थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, मतलब पतली सी कमज़ोर सी मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन या सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन के काम की बात करें तो सेल को शेप और साइज़ देने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। ये लिविंग और इलास्टिक होती है, मतलब साइज़ इसका बढ़ सकता है और घट सकता है। परमिएबल होती है, मतलब चीज़ें अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। डिफरेंशियली परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन और सेल को कवर करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन तीन लेयर में होती है। सबसे ऊपर प्रोटीन, बीच में लिपिड्स और नीचे भी प्रोटीन्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन से अंदर चलते हैं सेल में, तो हमें एक थिक जेली लाइक फ्लूइड देखने को मिलता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरे सेल में भरा होता है और इसके अंदर कुछ छोटे साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ पाई जाती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि साइटोप्लाज्म को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंडोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज़ एक्टोप्लाज्म। ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, कि साइटोप्लाज्म कितना गाढ़ा है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चारों तरफ डेंस साइटोप्लाज्म एक लेयर बना लेता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर थोड़ा कम लेस डेंस साइटोप्लाज्म फिल होता है जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। उसके आगे आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जिसके अंदर एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म दोनों आते हैं, और न्यूक्लियस में भरे न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो इन तीनों ही टर्म्स को जोड़कर हम एक नया टर्म देते हैं, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सो फर्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज़ जो आप खाना खाते हैं, फूड, उससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक
प्रोसेस होती है जिससे आपके खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है आपके खाना खाने से, तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बिकॉज़ जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन आपके खाने के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क सा देख सकते हैं। इसका काम होता है कि सेल के अंदर जो अदर फंक्शंस होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो फंक्शन करते हैं, उन्हें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। बिकॉज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक अच्छा खासा लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फंक्शन करने के लिए। और दूसरा इसका काम होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए या ले जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स। ये बहुत छोटे से स्फेरिकल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गोल्जी बॉडीज़। तो इनका काम होता है कि काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करना, मतलब बनाना, स्टोर करना, सिक्रीट करना और इंटरनल प्रोसेसिंग करना। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी गोल्जी बॉडीज़ हेल्प करती हैं। और लाइसोसोम्स और सेल वॉल के बनने फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज़ हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ लाइसोसोम्स। ये छोटे से स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वेरियस मटेरियल्स को ब्रेक डाउन या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई सेल ऑर्गेनल ओल्ड, इंजर या रप्चर्ड है, तो उसे ब्रेक डाउन या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करेंगे। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, भरा होता है। जो प्लांट्स की प्रोसेस होती है फूड मेकिंग की, फोटोसिंथेसिस, उसमें हेल्प करता है। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ वैक्यूल्स। जो बबल जैसे होते हैं, उनके अंदर या तो फ्लूइड भरा होता है या गैस भरी होती है। वैक्यूल के आउटसाइड एक कवरिंग होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनका काम होता है फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करना। नेक्स्ट इज़ ग्रेन्यूल्स। ये नॉन लिविंग होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। नाउ वी कम टू न्यूक्लियस। जनरली न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। इसकी शेप स्फेरिकल या ओवल होती है। ये एक सेल में यूजुअली एक होता है, लेकिन कई बारी ये एक सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और वो मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस मतलब छेद होते हैं उसमें छोटे छोटे। कुछ सेल्स जैसे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स और सीव ट्यूब्स प्लांट्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखती है और किसी भी मटेरियल को अंदर आना या बाहर जाने के लिए कंट्रोल करती है, उसे अलाउ करती है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोलस। ये एक डेंस बॉडी होती है जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फ्लूइड भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रोमोसोम्स। ये भी न्यूक्लियस में ही होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA से बने होते हैं। यही क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी जीन्स को कंटेन करते हैं जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स दैट इज़ DNA ही होते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।